नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हम अभी तक आप लोगों को संधियां पढ़ा रहे थे। विसर्ग संधि हमने पिछले वीडियो में अपने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। उसको इतिश्री कर दिया है हमने वहां से, ठीक है, यानी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आज जो है हम आपको नया टॉपिक समास पे आपसे चर्चा करेंगे। संधि के बाद समास का लाना एक मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि संधियों और समास में एक बेसिक डिफरेंस होता है। उस बेसिक डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। जो अंतर है, ठीक है, उन दोनों के मध्य जो अंतर है उस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह देते हैं समास में भी संधि होती है, संधि में भी समास होते हैं, या संधियां समास लगभग एक होते हैं। तो जिनके दिमाग में, जिनके मन में ऐसी भावना भरी हुई है कि संधि और समास दोनों एक होते हैं, तो बेटा दोनों एक नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, जब थोड़ा सा भी हम आपको यहाँ पे विश्लेषण इसका करेंगे और बताएंगे, ठीक। याद रखिएगा, अगर वीडियो आपने पिछली देखी हुई है, संधियां आपने पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है समास होता क्या है, जान लीजिए। परिभाषाएं आप समझिए और मैं आपको अभी समझाऊंगा, लिख के आपको बताऊंगा और तमाम सारी चीजें। लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि समास का अर्थ क्या होता है। देखो, ये हमने लिखा है समास, ठीक है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, कौन कौन से शब्द? सम, ठीक है, धन, आस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है संक्षिप्त करना। सम का मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। और आस का मतलब होता है कथन, या शब्द भी कह सकते हो उसको, ठीक है। अगर जो कई शब्दों से मिलकर बना है तो वो कथन हो जाएगा, या इसको शब्द भी कह सकते हो, क्योंकि वो कई शब्दों से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को। यानी किसी भी शब्द या कथन को संक्षिप्त कर देना क्या हो जाता है? समास कहलाता है। कैसे होता है? देखो, लिखा हुआ है राजा का पुत्र। अगर जो इसको हम एक शब्द में लिखें तो हम राजपुत्र लिख सकते हैं, ठीक है। किसका लोप हो गया? का लोप हो गया, ठीक। और राजा की जगह क्या हो गया? राज हो गया। पुत्र को पुत्र राज के साथ जोड़ दिया गया। तो यही है आपका संक्षिप्तीकरण। यानी कई पदों को, कई शब्दों को मिलाकर अगर उसको संक्षिप्त कर दिया जाए, एक शब्द बना दिया जाए, एक पद बना दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? समास कहलाता है। अब दिमाग में आपके एक बात चल रही थी, वो ये थी कि संधियां कैसे अलग है, याद होगा आपको। अब यहाँ पे देखो, समास सम धन आस, इसमें संधि हुई है, ठीक है। संधि किसकी किसकी हुई है? यहाँ पे आपका व्यंजन है माँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आ है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या बन गया? माँ बन गया। यानी इन दोनों की संधि हुई है। संधियों में वर्णों का, ठीक है, जो आपके वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, वर्णों का मेल होता है। और समास में क्या होता है? वर्णों का मेल नहीं होता है, शब्दों का मेल होता है। यानी जो पद दिए हुए हैं उनका मेल होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या क्या है। अब काम भी नहीं कर रहा, क्या ये करेगा? करेगा सर, करेगा। डस्टर है थोड़ा सा, ठीक है, जाड़े में स्याही सूख जाती है, जो इंक है आपकी सूख जाती है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को, नए सार्थक शब्द को, ठीक है, राजपुत्र कह लो या राजा का पुत्र कह लो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। क्या हुआ? राजा का पुत्र, क्या? राजपुत्र, ठीक। अब अगर जो हम कुछ और ले लें, कोई भी शब्द, ठीक है, जैसे ले लिया हमने नीलांबर, ठीक है, नीलांबर यहां लिखा है, नीलांबर, ठीक है। तो नीलांबर कैसे? नीला है अंबर, नीला है अंबर, ठीक है। इस अब देखो, देखते चलिएगा,
पहली लाइन क्या थी, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द का भी एक अपने आप में शब्द है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या हो गया आपका, सार्थक हो गया राजपुत्र। ठीक भैया, देखते चलिएगा। नीला है अंबर यानी नीलांबर। दो या दो से अधिक शब्दों से, एक दो तीन, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को सार्थक शब्द, कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। ठीक है, ये शब्द है आपका, और कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द है ये। ठीक, ये देखिए नीलांबर एक सार्थक शब्द है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकल रहा हो। राजपुत्र भी एक सार्थक शब्द है। हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदिन। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रत्येक दिन यानी हर दिन, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन भी कह सकते हैं इसको। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक शब्द, दो शब्द, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं भाई साहब, समास कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। बताया ना, चीजें सरल होती हैं, आप समझिए इस चीज को। केवल आप केवल उस चीज पे चलो, अरे समास पढ़ना है, आहा, ऐसा लगा कि जैसे मतलब वाकई में आसमान गिर गया हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। चाहे जो भी आप ले लीजिए, कोई भी भाषा है, कोई भी आप सब्जेक्ट, कोई भी विषय ले लीजिए, आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए उसके अंदर, अपनी रुचि दिखाइए। लर्निंग कैसे नहीं होगी, हम देखते हैं इस चीज को। आप रुचि दिखाइए केवल, गारंटी मेरी है, मैं देता हूँ गारंटी, इस चीज की लर्निंग होगी। ये 100% सही बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप हमसे मिलिए, पर्सनली मिलिए, आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर आप हमसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कैसे याद किए जाते हैं, कैसे आपको ध्यान रहना। बस रुचि होनी चाहिए आपके अंदर। अगर रुचि नहीं होगी तो फिर मैं क्या, ऊपर परम ब्रह्म भी अगर जो नीचे आ जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब आपके लिए। ठीक है, किसी भी चीज के लिए। देखिए हमने बताया ना कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द लिखा हुआ है, इसमें मैं जोर दे रहा हूं बार बार। सार्थक इसलिए कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि सार्थक का मतलब होता है उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए। ठीक है, राजा का पुत्र, अभी हम इसी को राजा का पुत्र लिख देते। ठीक है, एक ही हम सब कुछ जोड़ देते तो क्या फर्क पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहां लिखा है वो वहां लिखा है, यहां अलग अलग लिखा है, वहां एक में लिख देते। क्लियर है यहां तक? यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसके बाद वाली लाइन क्या कह रही है, समास के नियमों से बना समस्त पद सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये समस्त या सामासिक, ये क्या है, पद है या शब्द कहें। ठीक है, समास के नियम से बन रहा है। अब नियम कौन से हैं इस पर चर्चा करेंगे। क्या जब समास कौन कौन से समास होते हैं उन समासों पर जब चर्चा करेंगे तो नियम पे भी चर्चा कर लेंगे हम। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास के नियमों से बने हुए, यानी ये अगर समास के नियम से बना हुआ है तो इसको समस्त पद या कौन सा पद कहेंगे, सामासिक पद कहेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक? यानी जो समास बन रहा है राजा का पुत्र, यानी जो राजपुत्र है वो क्या है, समस्त पद या समासिक पद है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाना। ठीक है, अब बात को समझना। कहा गया आपसे क्या, राजपुत्र, अर्थ बताओ। तो आपने नीचे दिया, क्या लिखा नीचे, राजा का पुत्र। ठीक है, कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को, है ना। ऐसी चीजें बता दी आपने। यानी ये क्या था, दिया गया क्या है, समास या समस्त पद, या कहा क्वेश्चन आपका आया कि समस्त पद राजपुत्र का समास विग्रह करिए। अब विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना, यानी खंड खंड कर देना, उसको बिल्कुल तोड़ के रख देना उसको। ठीक है, कहते नहीं है कि ऐसा मारा गया कि वो खंड खंड हो गया, मतलब टूट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो बस यही चीज समझिए आप इस चीज को। ये क्या है आपका, हमने इसके बारे में क्या बताया आपको, ये है आपका समस्त पद।
अब देखिएगा यहां लिखा हुआ है समस्त पद के सभी पदों को, समस्त पद के सभी पद राज और पुत्र अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या किया, राजा का पुत्र, ठीक है, 3 जगह बदल दिया। क्या बदल दिया, 3 जगह बदल दिया। राजपुत्र को हमने 3 जगह बदल दिया। यह समस्त पद था, इसको अलग अलग कर दिया। राजा का पुत्र, राजा कर दिया, का कर दिया, पुत्र कर दिया। अर्थ नहीं बदला, ठीक है, अर्थ नहीं बदला। समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया आपकी क्या हो जाती है, समास विग्रह हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ये समास विग्रह हो जाती है। क्लियर है यहां तक बातें? मुझे लग रहा है किसी भी चीज को कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप बस देखिए है क्या, आप सुनते चलिए, कहानी सुनिए, केवल कहानी सुना रहे हैं आपको। बड़ा जो है इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं बच्चे की, नहीं अरे अब तो समास तो सर हमको सब कुछ आ जाता है लेकिन समास नहीं आता, क्या करें हम। ऐसे मुंह बनाएंगे कि लगता है कि अब तो जो है इनको जान निकाल के दे दो तभी समझ में आ जाएगा कि गुरुजी सब कुछ कर देंगे। भाई साहब आप समझिए इस चीज़ को, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन हो। सरल नहीं, सरलतम बता रहे हैं आपको, आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। आप बस वीडियो देखिए हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया, राजपुत्र समास विग्रह आपको समझ में आ गया। यानी समस्त पद को अलग अलग यानी खंड खंड कर देना, पार्ट पार्ट डिवाइड कर देना पूरी तरीके से, अंग्रेजी भाषा में कहें तो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। क्लियर है? पहली बात हमने बता दी, 2 या 2 से अधिक पदों से, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने पद को, नए शब्द को, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के नियमों से बना समस्त पद क्या कहलाता है, समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, ये समस्त पद है, इसके अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है समास रचना में 2 पद होते हैं। अब देखो, समास बनाने की एक रचना होती है, ठीक है, यानी रचना का मतलब उसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, संरचना कह सकते हो उसको, ठीक है। यानी समास का जो स्ट्रक्चर है यानी ये, इसमें 2 पद होते हैं। अब देखो कौन कौन से 2 पद होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका क्या, प्रथम, और एक हो गया आपका द्वितीय। यह द्वितीय पद तो हुए, राजा प्रथम पद हुआ और पुत्र, पुत्र क्या हुआ, द्वितीय पद हुआ। और ये आपका क्या है, का तो इन दोनों को जोड़ रहा है ना, राजा का पुत्र, राजा कह लो तो राजा हो जाएगा, पुत्र कह लो तो पुत्र हो जाएगा। अब राजा का पुत्र यानी पता चल रहा है कि ये फलाने राजा है, इनका पुत्र है ये, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को, इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्व पद कहते हैं। जो प्रथम पद है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो द्वितीय पद है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। कहानी खत्म, समास खत्म, कुछ नहीं है समास में भाई साहब, ठीक है। समास में कुछ भी नहीं है, चीजें आपको समझ में आ गई। पहले हमने बताया 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दूसरी लाइन हमने बताई कि समास के नियमों से बना हुआ जो शब्द होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, देखो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समस्त शब्द भी कह सकते हो लेकिन समस्त शब्द नहीं कहा जाता, समासिक शब्द कहा जाता है। समासिक पद भी कहा जाता है और समासिक शब्द भी कहा जाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर देना यानी तोड़ देना, यानी खंड खंड कर देना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा था संधि और संधि विच्छेद, यानी जो जुड़ गया वो संधि हो गई और जो अलग अलग हो गया वो संधि विच्छेद हो गया। यहाँ पर हमने आपको सम धन आस से बताया भी था कि सम धन आस, ये ठीक है। समास रचना में 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद, ठीक है, राजा का, राजा यानी ये प्रथम पद, इसको पूर्व पद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम पद या पहले का पद या पूर्व पद, ठीक है। पूर्व पद के नाम से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है ये, तो पूर्व पद ही आप ध्यान रखिएगा। पहले या प्रथम को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है।
यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कोई भी कठिनाई नहीं है। कहते हैं ना कि जड़ मजबूत हो तो तना नहीं ढहेगा। ये जड़ है जो हम आपको बता रहे हैं। आपके आगे जो फल लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ की और टहनियां हैं, जो इस समास रूपी पेड़ की और टहनियां हैं, जो और डाले जो हैं और जो तने लगे हुए हैं, उन तनों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, जानिए, समझिए इस चीज को। अब तीसरी चौथी लाइन आपकी क्या कह रही है? समास के भेद होते हैं। समास के 6 प्रकार के भेद होते हैं। हिंदी में 6 प्रकार के भेद पढ़े जाते हैं। हिंदी में समास को 6 प्रकार कहा जाता है कि 6 प्रकार होते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक वर्ग हैं, ठीक है, जो रचनाकार हैं, उन्होंने कहा कि जब सारी भाषाओं का मूल संस्कृत है तो हम संस्कृत के हिसाब से समास पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अव्ययी भाव पहला समास होता है। ठीक है, दूसरा समास होता है आपका तत्पुरुष। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद्व और छठा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है छठा। अब हमने आपको बताया कि संस्कृत के हमारे विद्वानों ने कहा कि नहीं, समास जो होते हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद या प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी उसके हिसाब से आगे शब्द की रचना होती है या समास विग्रह होता है। ठीक है, अगर समस्त पद की हम बात करेंगे तो पूर्व पद प्रधान होगा, तभी समस्त पद बन पाएगा। इसमें अव्ययी भाव समास में। ठीक है, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग, अलग अलग करके बताएंगे आपको एक एक चीज, और उसके उदाहरण भी लेंगे। ऐसे उदाहरण लेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है तत्पुरुष समास। संस्कृत में कहा कि तत्पुरुष समास तो होता ही है। तत्पुरुष समास में आपकी सारी विभक्तियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलगाव, षष्ठी संबंध, ठीक है, का के की, सप्तमी अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे। ठीक है, लेकिन संबोधन का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। संस्कृत में तो प्रथमा का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रयोग होने वाले हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास का पहला भेद ए, कौन सा? कर्मधारय। क्या कहा कि तत्पुरुष समास का भेद है। दूसरा भेद बी, कौन सा? द्विगु समास। अब देखो होते क्यों हैं, कहना गलत नहीं है, जो हमारे विद्वान हैं उनका कहना गलत नहीं है, जो हमारे लेखक गण हैं उनका कहना गलत नहीं है। क्यों? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जब उत्तर पद प्रधान होता है तो भाई साहब ये अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, हमने लिखा सिर्फ यहाँ पे इसीलिए है कि आप समझिए इस चीज को। मूलतः संस्कृत से अगर जो देखा जाए तो समास 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन हिंदी में आपके अलग अलग छेद दिए जाते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्मधारय, दूसरा भेद द्विगु समास, और तीसरा समास आपका जो होता है वो द्वंद्व होता है, चौथा बहुव्रीहि होता है। यहां तक बातें लगभग सबको क्लियर हो गई होंगी। अब आप समझ लीजिए इसको। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी जैसे राजा का पुत्र था तो राजा प्रधान होगा। ठीक है, और प्रधान क्यों होगा? क्योंकि उससे ही अर्थ सार्थक हो रहा है और बदल रहा है ये। ठीक है, तत्पुरुष समास में कहा गया उत्तर पद प्रधान होता है, साथ में आपकी विभक्तियां, ठीक है, में पै पर, ठीक है, पंचमी अलगाव, षष्ठी संबंध है। ठीक है, द्वितीय कर्म करती है, तृतीय करण के लिए होती है, ठीक है, चतुर्थी संप्रदान के लिए है। तो ये सारी चीजें हैं, वो कहां पर है? तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो संस्कृत के हमारे विद्वानों ने कहा, हमारे पतंजलियों ने कहा, हमारे महान ऋषियों ने कहा, हमारे पाणिनि ने कहा, ठीक है, वात्यायन कात्यायन ने कहा, वरुचि ने कहा हमारे,
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान हो रहा है तो कर्मधारय अगला समास कैसे? तो कहा कि तत्पुरुष का भेद है, ये एक भाग है, ठीक है, बाकी किसी के कोई भाग नहीं है, बाकी सब अपने आप में इंडिविजुअल हैं, अकेले रहते हैं सब, ठीक है, सब अपने प्रधानमंत्री हैं, किसी से कोई लेना देना दूर नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली कहानी है, ये सब अपने अपने आप में प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ में दो जो है उप मुख्यमंत्री भी रखेंगे। तो ये हमारे योगी जी हो गए, ये कर्मधारय डिप्टी सीएम हो गए प्रथम, और ये द्विगु समास डिप्टी सीएम द्वितीय हो गया आपका, ठीक है। कहानी आप समझते जाइएगा, सिर्फ कहानी समझिए, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहानी सुनते रहिए, आपके दिमाग में बस जाएगी, ठीक। तत्पुरुष का पहला भेद कर्मधारय, तत्पुरुष का दूसरा भेद द्विगु समास हो जाता है, और तीसरा समास आपका द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, यानी ये प्रथम पद भी और ये द्वितीय पद भी प्रधान होगा। कहा नहीं, हमको दोनों लोग चाहिए, हम दोनों पदों पे काम करेंगे, अकेले तो हमसे होगा ही नहीं। तो द्वंद्व समास जो है दोनों पद प्रधान लेके चलता है, यानी प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी, यानी उत्तर पद जिसको कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा, ठीक है, नया शब्द जिसको कहेंगे, नया शब्द, यानी दोनों पद अप्रधान होंगे तो कोई नई बात कहेंगे, नया अर्थ निकलेगा जाके बहुब्रीहि में। जैसे आपका कह दिया जाता है चक्रपाणी, यानी चक्र को हाथों में धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कह सकते हो उसको, ठीक है। कह दिया गया अष्टभुजा देवी, 8 भुजाओं को धारण करने वाली, कौन? मां दुर्गा की बात कर लेते हैं, ठीक है। कहानी यहां तक समझ में आ गई। देखिए हम आपको कहानियां ही बताएंगे केवल, और कहानियों में ही आपके क्वेश्चन छिपे होंगे, वहीं से आपका आंसर निकल आएगा, वहीं से आपका उत्तर निकल आएगा। यहां तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। समास होता क्या है, कहां से आता है, क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, और उसमें गौड़ क्या है, मुख्य क्या है उसमें, और गौड़ क्या है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। यहां पर कुछ बचा नहीं है, अब बचे हैं तो इन जो ये समास के भेद बताए गए हैं इन पर चर्चा करना है, और एक एक भेद पर अलग अलग इंडिविजुअल क्लास रहेगी, जो भी रहेगी। सबसे लंबी क्लास आपकी तत्पुरुष में चलने वाली है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष अपने आप में बड़ा है, तत्पुरुष के 2 भेद भी हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। एक कौन सा है? एक कर्मधारय है और दूसरा द्विगु है, और द्वंद्व समास तो जो है ही से है ही, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी। अगली कहानी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए, और एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है, देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, प्यार स्नेह दुलार दिखाइए हमें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।